नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे एसआईआर पर और ये बात करने की जरूरत क्यों पड़ गई है, ये भी जरा जान लीजिए। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में एसआईआर की तारीखें बढ़ानी पड़ी हैं और ये लिमिट भी अब खत्म होने जा रही है। 26 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में ये लिमिट भी खत्म हो रही है, यानी 26 दिसंबर तक आपको एसआईआर का काम पूरा करना पड़ेगा। ये लिमिट क्यों बढ़ाई गई है, इस पर भी आएंगे। पर लखनऊ में एक बैठक करनी पड़ी मुख्यमंत्री को और जो नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी को, और उसमें जो केंद्र से संगठन मामलों के महासचिव हैं तरुण चुग, वो भी शामिल हुए। आप इस बैठक की गंभीरता का इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और उसमें तरुण चुग ने कुछ बातें कही। वो बातें क्या हैं, उन पर डिटेल बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब का, जो लखनऊ से ही जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। तरुण चुग ने कहा कि अभी से आप मुख्यमंत्री को और प्रदेश अध्यक्ष को बता दीजिए आपका चुनाव लड़ने का मन भी है या नहीं है। इसके अलावा ये भी बात कही गई कि आप पार्टी को धोखा दे रहे हैं अगर मन से एसआईआर के काम में नहीं जुटे हुए हैं, लापरवाही कर रहे हैं। और संकेत तो ये भी मिलने शुरू हो गए हैं भट्ट साहब कि बड़े पैमाने पर टिकट कटेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति बहुत पुरानी रही है कि अगर आपको चुनाव में उतरना है और सत्ता विरोधी रुझान है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो उससे उससे निपटने का सबसे सबसे प्रभावी तरीका है कि जिन लोगों से नाराजगी उनके टिकट काट दो, और इसके हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन अब खाली इतने से काम नहीं चल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया है और ये देखा है कि यहाँ पे क्या क्या ऐसे बिंदु थे जिसको लेके नाराजगी है, उन सारे इश्यूज को जो है सेटल किया जाए। और 17 में और 22 में बीजेपी ने बड़े पैमाने पर जो दल बदलू थे उनको भी जो है पार्टी में स्थान दिया था, टिकट दिया था। तो उससे भी जो है तमाम जिलों में संगठन में तमाम अंतर्विरोध पैदा हो गए थे। तो टिकट तो कटेंगे ही, लेकिन इसको सिर्फ सीधे एसआईआर से जोड़ना भी एकदम सही नहीं है। अभी जिस जिस बैठक का आपने हवाला दिया, आपको ब्रीफ में बता दें कि 11 दिसंबर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की अवधि समाप्त हो रही थी। इलेक्शन कमीशन को यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की ओर से यह निवेदन भेजा गया कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, इसको अवधि को बढ़ा दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ राज्यों में बढ़ाया इसको 1 हफ्ते, लेकिन यूपी में 2 हफ्ते बढ़ाया। तो 2 हफ्ते से ये खत्म हो रही है आने वाले थर्सडे को, यानी 25 तारीख को। लेकिन यूपी में अभी भी काम ये पूरा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो इसमें उदासीनता है, लापरवाही, वो तो एक इशू है ही, लेकिन करीब 15 करोड़ 40 लाख मतदाताओं का जो काम होना है, जैसे बंगाल में पूरा हो गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि करीब 2.25 करोड़ मतदाताओं का रीवेरिफिकेशन होगा। ये वहां भी हुआ ना, और वहां तो बीजेपी के कहने से नहीं हुआ। तो यूपी में सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या है। बिहार में और बंगाल में मिला के कुल जितने वोटर हैं उससे ज्यादा अकेले वोटर उत्तर प्रदेश में है। और जो बैठक का हवाला आपने दिया उसमें तरुण चुग ने साफ साफ कहा कि जिन लोगों को चुनावी राजनीति में रहना है उनको इसमें गंभीरता से इस काम में जुट जाना होगा, क्योंकि ये जो एसआईआर हो रहा है इसका असर आने वाले 20 साल तक रहेगा। और अगर हमने ये अपनी मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम नहीं किया तो 2022 में जितनी सीटें हमने बहुत कम अंतर से 500 से 1000, 2000, 3000 सीटों से के मत से हमने जीती थी, वो सीटें हम हार सकते हैं, हार जाएंगे। और इस मीटिंग की पृष्ठभूमि है वो है आज से 10 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने जब पंकज चौधरी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ये अभी संडे था, आज है मंगल,
22, 21, 20। 14 तारीख को उन्होंने कहा था लखनऊ में लोहिया यूनिवर्सिटी के सभागार में कि उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुसार में आबादी 25 करोड़ से ऊपर है। 1 जनवरी 2025 को यूपी में वोटर थे 15 करोड़ 40 लाख और 1 जनवरी 24 को इस वर्ष ये वोटरों की संख्या 16 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन वोटरों की संख्या रह गई है मात्र 12 करोड़। ये 4 करोड़ वोटर कहाँ गए? तो ये 4 करोड़ वोटर में 85% हमारे वोटर हैं और हमारे संगठन ने इनके लिए काम नहीं किया, तो हमें इसके लिए काम में जुट जाना होगा। उसके बाद ये बैठक बुलाएगी जिसमें आपके तरुण चुग आए थे, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे और इतनी महत्वपूर्ण बैठक में भी बड़ी संख्या में सांसद और विधायक भी इस बैठक से अनुपस्थित रहे। समस्या ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने बढ़ा चढ़ा करके संगठन की बात की जाती है कि साहब हमारा हर पोलिंग बूथ, यूपी में 1.25 लाख से अधिक पोलिंग बूथ है और हमारा हर पोलिंग बूथ पे पन्ना प्रमुख है। आप किसी भी जिले में पता कर लीजिए, एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कभी जीवन में पन्ना प्रमुख के संपर्क में आया हो। इवन बीजेपी के लोग भी नहीं जानते कि कोई ऐसा पन्ना प्रमुख, जैसे मैंने नहीं देखा आज तक। मेरा अपना वोट जो है, जो मेरा बीएलओ आता था वो अब की बार नहीं आया, उसको मैंने फोन किया तो उसने कहा कि साहब आपका बूथ बदल गया है, क्योंकि पहले चुनाव आयोग की सीमा 1500 वोटर थी, अब की बार चूंकि वोटर 1200 कर दिए हैं तो बूथ बदल गया है, पोलिंग स्टेशन वही रहेगा। तो मैंने बीएलओ को खोजा। अगर मैं उसको नहीं खोजता तो हमारे घर के मेरे पत्नी का, मेरे बेटे का, तीनों का वोट शामिल नहीं होता और वो चला जाता कि वो साहब ये रीचेबल नहीं है, ट्रेसेबल नहीं है या एब्सेंट में चला जाता। तो आ गया। और दूसरी तरफ ये भी समस्या आ रही कि बीएलओ एक घर में 3 बार 4 बार गया है और लोग उसको टाल देते हैं, अरे भाई कल आना, परसों आना, अभी कोई घर में है नहीं। तो बीजेपी के संगठन की समस्या इसलिए पैदा हुई है कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के संगठन का चुनाव जो है 1 साल से अधिक विलंब से 1 साल से अधिक विलंब हुआ। ये अध्यक्ष जो अभी आया है, पंकज चौधरी, इनको 1 साल पहले आ जाना चाहिए था। तो अब ये कारण तो केंद्रीय सेंट्रल लीडरशिप बताएगी कि विलंब क्यों हुआ, लेकिन विलंब केंद्र की वजह से हुआ, क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट है। जिन लोगों ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन का चुनाव किया, उन्हीं लोगों ने यूपी के लिए पंकज चौधरी का चुनाव किया। तो इसमें कोई यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोल नहीं है। और जब योगी जी ने 14 दिसंबर को इस ओर ध्यान दिलाया कि हमारे 4 करोड़ वोटर कम हो रहे हैं, तो जो लोग राजनीति के अखाड़ेबाज हैं वो हमेशा इसको केवल ये देखते हैं कि ये गुटबाजी है, सत्ता संघर्ष है, योगी मोदी अमित शाह के बीच में कोई बात है। लोगों का देखने का संदर्भ एक ही होता है, उनको हमेशा मसाला चाहिए होता है। तो मामला ये केवल नहीं था। हालांकि ये कहा जा सकता है कि योगी जी संगठन के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होगा और जब चुनाव परिणाम आएंगे और लीडर जब योगी जी रहेंगे, तो जैसा भी चुनाव परिणाम आएगा, अच्छा या खराब, ये जिम्मेदारी उनकी होगी ना। तो ये उनका दायित्व बनता है कि वो जो है जो वोटर पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसके वो काम जो है कुशलता के साथ पूरा किया जाए। तो ये योगी जी ने किया और अब इस काम में तेजी पकड़ी है। लेकिन अब ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि यूपी में अभी ये काम लगभग 1 हफ्ता और बढ़ सकता है, या नहीं बढ़ेगा तो जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में 1.25 करोड़ वोटरों का पुनरीक्षण हो रहा है, रीवेरिफिकेशन हो रहा है, यूपी में भी यही होगा। और अभी भी जो है यूपी में काम किया जाना बाकी है। जी, ये बताइए उदासीनता की वजह क्या है? डिनायल मोड में क्यों है यूपी के सांसद, आपके एमएलए, मंत्री जो लोग बन गए हैं? चलो वो तो वहां काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। जो नहीं बने हैं वो ना बन पाने का फ्रस्ट्रेशन है या कोई और है, या इस बात की चिंता है कि पता नहीं इस बार हमें टिकट मिलेगा भी नहीं मिलेगा, इसलिए कोई एसआईआर में नहीं लगा हुआ है और इसीलिए तरुण चुग को ये चेतावनी देनी पड़ी? देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का लंबे समय तक यूपी में शासन रहा है और उससे एक संस्कृति ये बन गई है कि अब तो हमारी सरकार आ गई, अब हम जो चाहेंगे होगा, अब हम चांदी काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ये संस्कृति है नहीं।
कि अगर अब हमारी सरकार बन गई है तो पहले सपा की सरकार में लोगों को ठेके पट्टे मिल गए, लोग करोड़पति हो गए, अब हम भी हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। एक तो इस कारण जो है कार्यकर्ता उदासीन है, और दूसरे बीजेपी की ओर से बताया गया कि भाई देखिए, ये सरकार कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बनी है, ये सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनी है, और जनता से जो हम वादे करके आए हम उसको पूरा करने के लिए सरकार बनी है। केवल कार्यकर्ताओं की इच्छा पूर्ति करने के लिए सरकार नहीं बनी है। एक तो ये कारण था कि जो कल्चर सपा बसपा वाला है कि ये सरकार आ गई है, अब हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारे कहने पे दरोगा का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हमारे कहने पे इंस्पेक्टर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठेका पट्टा नहीं हो रहा है। तो योगी जी के राज में ये सब तो हो नहीं रहा किसी के संग भी। आप किसी जिले में देख लीजिए, अपवाद हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर काम जो मैं कह रहा हूँ वो 100% हो रहा है। तो एक तो ये कारण था। सबसे बड़ी बात है कि संगठन का काम जो है सुस्त पड़ गया। नया अध्यक्ष का चुनाव में जो 1 वर्ष से अधिक का जो डिले हुआ, और अध्यक्ष का जो अभी नियुक्ति हुई है वो भी इसलिए जो है जल्द इनको करना पड़ा कि अगले वर्ष अप्रैल में पंचायत चुनाव है, और पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में उस पूरी व्यवस्था को देखने में संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूरे प्रदेश में जो है 10 लाख से ऊपर उम्मीदवार होंगे ग्राम प्रधान के और आपके ये ग्राम सभा समिति के और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के, ब्लॉक प्रमुख के, मेंबर जिला पंचायत के और चेयरमैन जिला पंचायत के। असली जो सत्ता का जो संघर्ष होता है वो होता है पंचायत चुनाव में, और पंचायत चुनाव को यूपी में हमेशा माना जाता है कि ये असेंबली के चुनाव के पहले का सेमीफाइनल है। पंचायत चुनाव के ठीक 10 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे असेंबली के। अप्रैल के अंत में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे और अगले वर्ष जो है जनवरी के अंत में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी 27 में, तो 26 अप्रैल में चुनाव होंगे। तो ये सब चीजें थी, तो संगठन में जो ढीलापन आ गया था अध्यक्ष के पद का चुनाव होने की वजह से, ना होने की वजह से, तो जिलों में जो लोग थे वो ये मान रहे थे कि भाई हमारा तो टर्म ओवर हो गया है, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारी क्या भूमिका होगी, वो उसके बारे में स्पष्ट नहीं थे। हालांकि नवंबर में अभी इसी साल जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यूपी ने जब बैठक बुलाई थी सारे पॉलिटिकल पार्टीज की कि आप अपने अपने बूथ लेवल एजेंट की सूची हमें दे दें, और ताकि बूथ लेवल एजेंट और सरकार की ओर से बूथ लेवल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन की ओर से वो दोनों मिलकर के इस काम को पूरा कर सके। तो और ये नहीं देखा गया कि बड़ी संख्या में बीएलओ ऐसे हैं जो मोबाइल फोन पर या लैपटॉप पर डिजिटल काम को कंप्यूटर के ऑपरेशन में इतने जो है प्रवीण, इतने सक्षम नहीं है, उनको भी दिक्कतें आ रही थी। और फिर इससे भी माहौल बहुत खराब हुआ। जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की ओर से जो अभियान चलाया गया, और यूपी में दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये कि कई बीएलओ का देहांत हो गया, और एक दो ने आत्महत्या कर ली, और कुछ लोगों ने कहा कि वो उनके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा है, इस नाते उनको हार्ट अटैक हो गया या उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस सब से जो है बहुत नेगेटिव माहौल बना पूरे प्रदेश में, इससे भी काम में विलंब हुआ। और सबसे ज्यादा समस्या आई है बड़े शहरों में। लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, गाजियाबाद है, मेरठ है। जो अर्बन मतदाता है, जो इकोनॉमिकली प्रीमियम क्लास है, वो लोग इसके प्रति बहुत ज्यादा उदासीन हैं। और ये मैं जानता हूं, जैसे प्रयागराज में ही एक जो बहुत ही समृद्ध लोगों का इलाका है, वहां पे बीएलओ ने सबके यहाँ जाके फॉर्म बांट दिए। 10 दिन तक एक ने भी फॉर्म वापस नहीं किया, जबकि वो लेने गया कई बार। ये भी समस्या आई है। तो लोगों की जो उदासीनता है खासकर हिंदुओं में, ये बड़ी स्पष्ट रूप से बड़े शहरों में देखने में आई है। लेकिन संगठन का यहीं पे तो संगठन की भूमिका होती है। जब वो उतरता है, लोगों के बीच में जाता है, लोग जाके मिलते हैं, उनको बताते हैं कि इसका महत्व क्या है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, इलेक्शन में, तो लोग सामने आते हैं। और ये भी बहुत बड़े पैमाने पे देखने में आया शहरों में कि लोगों ने कहा कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है, उनके लिए कोई बड़ी प्राथमिकता का विषय नहीं है। गांव में जबकि लोग इस बारे में बहुत ज्यादा सतर्क थे, और गांव के लोगों ने ये स्वयं अपने स्तर से प्रयास करके ये सुनिश्चित किया कि उनका नाम जोड़ा जाए। और ये जो बैठक के बाद हमने की, लोगों की उदासीनता का ही नतीजा रहा 2024 के चुनाव में बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हुआ।
उसमें तो बहुत सारे फैक्टर थे। उसमें तो ये एक तो ये अफवाह बहुत तेज काम कर गई थी कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो बीजेपी से दलित मतदाता बहुत बड़ी संख्या में कटा, कुर्मी समाज के लोग कटे और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग कट गए। और ये यहाँ तक कि लखनऊ में राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ उनका वोट कम हुआ। वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां उनका वोट कम हुआ। तब और कई सीटें जो ये तय था कि बीजेपी जीत रही है, वो कम वोट पड़ने के कारण हार गई। और उसके बावजूद भी जो आश्चर्य होता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें मात्र 33 रह गई थी। समाजवादी 37 सीटें जीत गई, कांग्रेस 6 सीटें जीत गई। बीजेपी ने जहां 2014 में 72 अपनी और 4 अपने एलायंस के साथ मिलकर जीती थी, 66 सीटें 2019 में जीती थी, अब की बार वो 33 पे अटक गई। उसके बावजूद भी जो है बीजेपी के संगठन ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने इससे सबक नहीं लिया और उस कमी को पूरा करने का प्रयास नहीं किया। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। या सबसे पहला लोगों के दिमाग में और बीजेपी वर्कर्स, एमएलए वगैरह संगठन के पदाधिकारियों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि योगी और मोदी सब कर लेंगे, वही कर लेंगे, उन्हीं के ऊपर छोड़ दो ये सब है। कुछ। हाँ, ये है, बिल्कुल है। ये लोगों में सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी जो होता है, जो समृद्ध वर्ग का वोटर होता है, जिसके पेट में भोजन होता है और जिसको अपने दैनिक जीवन के लिए संघर्ष नहीं करना होता है, उसको लगता है कि सब तो मोदी योगी कर ही लेंगे, ज्यादा हमें प्रयास करने की क्या जरूरत है। ये है। और अब यूपी में जो है योगी सरकार के भी जो है 3 महीने बाद 9 साल पूरे हो रहे हैं। तो जब सरकार लंबे समय तक रहती है तो कैडर में भी थोड़ा आराम तलबी या कॉम्प्लेसेंसी का भाव आ जाता है। और जैसे कमलापत त्रिपाठी 70 के दशक में कहा करते थे कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब सरकार की कांग्रेस है। लेकिन बीजेपी में अभी ये गनीमत है कि ये सरकार बीजेपी की ही है। बीजे ये जो है सरकार की बीजेपी नहीं है। अभी ये स्थिति अभी यहाँ नहीं आई है। लेकिन अगर कैडर को लगातार जो है अगर एनर्जाइज नहीं किया गया, उसको अगर जो है अपने जो जो उसको राजनीतिक कार्य करने होते हैं, एक एक एक्शन प्लान के संग अगर काम नहीं किया तो ये समस्या आएगी। तो अब पंकज चौधरी आ गए हैं, अब वो सक्रिय हो गए हैं। 25 तारीख को प्राइम मिनिस्टर लखनऊ आ रहे हैं। यहाँ पे एक ये प्रेरणा स्थल का उद्घाटन है, जहाँ पे कई जो है महानुभावों की मूर्ति लगी है। अटल जी की मूर्ति है, दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति है। तो उसमें पीएम आ रहे हैं। तो अब ये लेट्स होप की जो है अब नए साल से बीजेपी का संगठन अपने पूरे तैयारी से काम में जुटेगा। और अब काम करना ही पड़ेगा क्योंकि पंचायत चुनाव सर पे आ गया है। और अब तो जो है पंचायत चुनाव की भी जो जो इलेक्टोरल रोल है वो 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 पब्लिश हो रही है और अगले महीने फाइनल रोल भी आ जाएगी। जी। ये उस बैठक का दृश्य है जिसमें तरुण चुग और योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें मैं जो बात अंडरलाइन कर रहा था शुरू में, जैसे पार्टी नेतृत्व ने ऐसे जनप्रतिनिधियों को दो टूक शब्दों में चेताया कि या तो वे चुनाव लड़ने की इच्छा स्पष्ट करें या फिर एसआईआर के काम में पार्टी के साथ किसी तरह का धोखा ना करें। ये जो शब्द कहा गया है कि आप पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं, अगर आप अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं, ये कितनी गंभीर बात है। ये गंभीर बात है क्योंकि लोगों ने पूरे बीजेपी ने इस बारे में जो है, एक तो जो यूपी में जो बीजेपी के संगठन मंत्री धर्मपाल जी, उनको लेकर के भी लोगों में काफी शिकायतें रहती हैं कि इनसे लोग मिल नहीं पाते। बहुत लोग उनसे मिलना चाहते हैं, इनसे मिल नहीं पाते, लोगों को शिकायत है इनसे। ये उन्होंने भी बैठकें की थी, उन्होंने भी जो है अक्टूबर में इसको ये हर जिले जिले की समीक्षा की थी। और बाकायदा जो है हर जिले में इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया गया था कार्यकर्ताओं के लिए कि आप लोगों को ये जो है एसआईआर के में कैसे जो है फॉर्म भरवाना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अपने पोलिंग बूथ पे देखना है। ये सारा काम हुआ था।
लेकिन ये सारी कार्रवाई लखनऊ में हुई, तो उसका जो असर दिखना चाहिए था हर जिले में पोलिंग बूथ लेवल पर, वो नहीं दिखा। तो यहाँ पे कागजों का पेट तो भर लिया गया कि और आपने जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को 1.25 लाख अपने जो है बूथ लेवल एजेंट की सूची भी सौंप दी, लेकिन वो लोग मौके पे दिखाई नहीं पड़े। ये जो है बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है। और अब ये नहीं बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि अच्छा, जब एमएलए को ये पता है कि उसको टिकट नहीं मिलेगा या उसका टिकट कट जाएगा, और तो जाहिर है कि अब वो उदासीन हो गया। और फिर बड़ी संख्या, एक समस्या ये भी आई है कि 33 एमपी कुल हैं और टोटल सीटें हैं यूपी में 80। तो यानी यहाँ पे कम से कम जो है 47 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का एमपी नहीं है। तो जब बीजेपी का कोई एमपी नहीं, तो जो भी पिछले बार का हारा हुआ एमपी है उसने इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। ये भी हो गया, समस्या आ गई है। और करीब जो है 100 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के कैंडिडेट पिछली बार चुनाव हार गए थे। तो अब की बार बीजेपी ने ये सब फोकस किया है कि जो सीटें हम हारे हैं 2022 में उनमें फोकस करेंगे। तो काम इनके पास बैकलॉग काफी है, इन्हें काम बहुत करना है। और मुझे लग रहा है कि दो चीजें होंगी, या तो एसआईआर की अवधि और बढ़ेगी, या फिर करीब जो 2 से करोड़ या से अधिक जो है वोटर्स का रीवेरिफिकेशन होगा, और रीवेरिफिकेशन की संभावना अधिक लगती है। जी। और ये कहां से बात उड़ाई गई कि पंकज चौधरी तो योगी आदित्यनाथ के विरोधी रहे हैं, इनको जानबूझ करके लाया गया है। योगी आदित्यनाथ तो उनके पक्ष में नहीं थे, उनके प्रस्तावक भी जबरन बनाए गए, धकेल करके बनाए गए, और अब देखना क्या होगा। इस तरह की चीजें कहां से शुरू हुई हैं? देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में सत्ता का संघर्ष, सत्ता की खींचतान एक बहुत सहज और स्वाभाविक सामान्य प्रक्रिया है। यूपी के इतिहास में 1952 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। उसके बाद से आज जो है ये करीब जो है मोर देन 70 इयर्स में योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सत्ता में लगातार एज ए चीफ मिनिस्टर 9 साल अगले वर्ष मार्च में पूरे कर लेंगे। तो पिछले 70 साल से अधिक का जो इतिहास है उसके संदर्भ में मैं ये कह सकता हूं, ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये एक चमत्कार है। क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, लोग ये मानते हो कि एक नेता की उपलब्धि है कि वो लंबे समय तक पावर में रहा, लेकिन यूपी के डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत की रिक्वायरमेंट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, अवेलेबिलिटी एंड और बिजली की उपलब्धता, ये 3 फैक्टर होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो यूपी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसको चमत्कार कहता हूं। और ये और कोई भी व्यक्ति आएगा चुनाव में तो कोई ना कोई एट्रीब्यूशन ढूंढ ही लिए जाएंगे। अब जो पंकज चौधरी हैं, ये 7 बार के सांसद हैं, गोरखपुर के डिप्टी मेयर रह चुके हैं। तो और इनकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो गोरखपुर के बगल की सीट है महाराजगंज। लेकिन उनका घर जो है वो गोरखपुर शहर में है। ये गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। तो इस तरह की बातें तो कोई ना कोई जो है ये सत्ता संघर्ष है, कोई समीकरण है, कोई गणित है, ये तो अटकलबाजियां होंगी ही चाहे कोई आए। अगर मेरठ वाला भी कोई आएगा तो भी कह देंगे कि इसको जो है इसलिए लाया गया है। पंकज चौधरी का आना इसलिए आवश्यक है कि 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव में जो कुर्मी समाज है वो बीजेपी से छिटक रहा है। और पिछले बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट बहुत कटा है, कुर्मी समाज बहुत बड़ी संख्या में कटा है, और 7 या 8 सांसद कुर्मी समाज के केवल समाजवादी पार्टी से हो गए हैं। तो अपनी इस कमजोर कड़ी को मजबूत करना बीजेपी की प्रायोरिटी है। इसके कारण पंकज चौधरी आए हैं। और कोई भी पार्टी कोई भी नियुक्ति अगर करती है तो वो अपनी पार्टी में गुटबाजी या सत्ता संघर्ष को बढ़ाने के लिए नहीं करती है, वो करती है संगठन को मजबूत करने के लिए। जब आपको अभी चुनाव जो है में जाना है 27 में, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि प्रदेश के अध्यक्ष की चुनाव की जो नियुक्ति हो रही है वो मुख्यमंत्री में और प्रदेश अध्यक्ष में सत्ता संघर्ष को शुरू करने के लिए हो रही है, या दोनों एक दूसरे के रोल को कॉम्प्लीमेंट करेंगे।
तो ये तो केवल अटकलबाजी, इसका कोई आधार नहीं है। ये केवल इसलिए हो रहा है कि जो कुर्मी समाज का वोट जो बीजेपी छिटका है उसको कैसे पार्टी के पाले में फिर से लाया जाए, ये चुनौती है पंकज चौधरी के सामने। जैसे उन्होंने कल जो है बहुत लंबी बैठक की विनय कटियार के साथ। विनय कटियार भी 2002 में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश के। विनय कटियार 1990 से कार सेवा के समय से बीजेपी का सबसे जाना पहचाना चेहरा रहे हैं, मंदिर आंदोलन का अयोध्या सेवक, और वो फैजाबाद से 4-5 बार एमपी रह चुके हैं। तो विनय कटियार पिछले कई सालों से हाशिए पे चल रहे थे, कहीं सक्रिय नहीं थे। तो अगर वो विनय कटियार को सक्रिय कर रहे हैं तो विनय कटियार भी कुर्मी समाज के बहुत बड़े नेता हैं। तो अब वो कल उनके घर मिलने गए, तो वो इसीलिए आए हैं। लेकिन बीजेपी का मतलब ये नहीं कि हमें केवल एक जाति पे फोकस करना है, सबको लाना है। ये इस जाति के हैं तो इस पे ध्यान ज्यादा देना है, बस ये है। तो इसके ऊपर जो है ये जो बिना किसी आधार के सत्ता संघर्ष की ओर देखना कि योगी का इससे है उससे है, इसका कोई आधार नहीं है। और 2024 में सब जानते हैं अब तो कि थोड़ा सा अति आत्मविश्वास, लापरवाही और कुछ कमजोरियां ये भारी पड़ी थी, और वो चीजें अब भी हैं। अगर 2027 में जरा सी चूक हो गई, जरा सी लापरवाही हो गई और ये भाव मन में घर कर गया कि योगी मोदी सब संभाल लेंगे, हमें करने की क्या जरूरत है, तो इसका असर 2029 पर भी पड़ेगा, 2027 पर तो पड़ेगा ही। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी जी ने लगभग 35 उम्मीदवारों को बदलने के लिए कहा था, और केंद्रीय और सेंट्रल लीडरशिप ने उनकी एक बात नहीं मानी, और वो सारे उम्मीदवार चुनाव हार गए। अगर अगर ये उम्मीदवार बदल दिए गए होते जो चुनाव परिणाम आपने देखा जून 2024 में, इससे बेहतर होता। और फिर एक नारा था जो बीजेपी को उल्टा पड़ गया, अब की बार 400 पार। भाई, अब की बार 400 पार किस लिए? 10 साल आपने सत्ता चला ली, ऐसा कौन सा काम है जो आपको 400 से कम सीटों में आप नहीं कर पा रहे हैं? तो और उसके बाद जो फैजाबाद से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे लल्लू सिंह, उन्होंने ये चुनाव के बीच में बयान दे दिया कि हमको संविधान बदलना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि संविधान किस लिए बदलना है। और उससे पहले एक सवाल शेष था कि 400 पार क्यों चाहिए। जब आपने 400 पार कहा तो फिर जो है अपोजिशन को, इंडिया अलायंस को ये मौका मिल गया कि देखो ये संविधान को बदलेंगे, ये आरक्षण को खत्म कर देंगे। और बीजेपी को अभी भी पूरा जो कांग्रेस है और जो समाजवादी पार्टी है या कास्ट बेस्ड जो पार्टियां हैं, वो आज भी बीजेपी को इसी आधार पे टारगेट करती है कि ये पार्टी सवर्णों की, ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, और ये पार्टी जो है पिछड़े और दलित के हित के खिलाफ है। हमेशा ये आप देखिए, जब एसआईआर हुआ तब यही कहा गया कि ये बीजेपी जो है एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम को वोटिंग के अधिकार से वंचित करना चाहती है। मार्च 2023 में जब चुनाव आयोग ने प्रस्ताव किया कि हर मतदाता कार्ड को जोड़ा जाएगा आधार से, तब भी यही तर्क दिया गया। तो ये, और जिस तरीके से बीजेपी ने समाज के सभी वर्गों में मुसलमानों को छोड़ करके जो अपनी व्यापक पैठ बनाई है, ये सब बहुत चिंता की चीज है समाजवादी पार्टी के लिए। बिहार में चुनाव में परिणाम में क्या हुआ? अभी जो 243 में 202 सीटें आई हैं एनडीए की, ये क्या सारे हर वर्ग के समर्थन के बगैर क्या संभव था? ये एक मोटी बात सोचने की, ये कॉमन सेंस की बात है। तो यूपी में जो बीजेपी के पास आज 270 सीटें विधानसभा में हैं, क्या ये सभी वर्गों के समर्थन के बिना संभव है क्या? तो ये जो है केवल बीजेपी का जो जन आधार बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इसलिए ये आरोप हमेशा लगाया जाता है और लंबे समय तक लगाया जाता रहेगा कि बीजेपी के ये निर्णय, ये नीतियां दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के हित के विरोध में है, जबकि इसका कोई आधार नहीं है। क्या यूपी में कोई मुसलमान ये कह सकता है कि उसको सरकार की योजना का लाभ इस आधार पर नहीं दिया गया कि उसका मजहब इस्लाम है? ऐसी घटना तो नहीं है। या जो भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो भी माफिया के खिलाफ जो एक्शन पूरे प्रदेश में हुआ है, क्या वो केवल मुसलमानों के खिलाफ हुआ है? जो भी अपराधी था सभी इसमें जो है इसका शिकार हुए हैं, और कानून ने उनको अपना
कानून ने अपना काम किया है, कानून के दायरे में वो आए हैं। तो ये सब जो है जो बयानबाजी होती है, ये केवल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करो, अपने विरोधी का कमजोर करो, इसलिए होती है। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि जो है वो इस जाति का, उस जाति का। तो बीजेपी आई थिंक बेटर लेट देन नेवर, नया अध्यक्ष जो ले आए हैं, अब जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उससे जो है थिंग्स विल चेंज। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने आने वाली है 2027 के विधानसभा चुनाव में। भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दर्शकों का भी इतने समय जुड़े रहने के लिए। एक निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें ग्रुप्स में अपने मित्रों के साथ। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको 100% मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।